वैसे तो अक्षय नव्या को देखने के लिए परेशान था, पर फिर भी बिना सोचे समझे वो कुछ नहीं करना चाहता था। वैसे तो सब कुछ शांत दिख रहा था, वहां कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। कपूर्स की सिक्योरिटी इतनी सिंपल नहीं थी। अगर अक्षय दीवार से कूदकर अंदर जाता तो कोई ना कोई जरूर उसे पकड़ लेता और फिर घर में अंदर सबको पता चल जाता। अक्षय सोच रहा था कि नव्या ने फ्लाइट में आराम किया होगा या नहीं। अगर उसने आराम नहीं किया होगा तो वो इस समय जरूर सो रही होगी। अक्षय उसे जगाना नहीं चाहता था, कम से कम उसे अच्छी नींद मिलनी चाहिए, ये सोच रहा था वो। इसलिए अक्षय ने उसे देखने की अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और वो वहीं पर खड़ा रहा। उसने सोचा कि नव्या अंदर ही है और ये सोचकर अक्षय को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। ड्राइवर जिससे जगा नहीं गया वो वहीं कार में ही सो गया, पर अक्षय वहीं कार के बाहर अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर में सुबह हो गई। चारों तरफ रोशनी होने लगी थी और अंधेरा गायब हो गया था। 6 बजे के करीब नव्या के घर की एक डोमेस्टिक हेल्प जब सामान खरीदने के लिए बाहर निकली तो उसने एंट्रेंस पर एक कार खड़ी देखी। वो गेट के बाहर कार देखकर शॉक हो गई। वो बटलर को इस बारे में बताने के लिए गई। बटलर भी जल्दी से देखने के लिए आया और उसने देखते ही अक्षय को पहचान लिया। उसने जल्दी से गेट खोला और अक्षय के पास गया और उससे कहा, अक्षय सर आप यहाँ कैसे? आखिरकार किसी को वहां देखकर अक्षय को थोड़ा चैन मिला। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। अक्षय की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, पर उसके चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं दिखाई दे रही थी। महेश अंकल, मैं इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ आपसे। अक्षय बहुत प्यार से बटलर से मिला, उन्हें ग्रीट किया। ऐसा लगा ही नहीं कि वो घर के बटलर से मिल रहे हैं। अक्षय ने बहुत ही इज्जत से, जैसे बड़ों से बात करते उस तरह उनसे बात की। महेश अंकल करीब 10 सालों से भी ज्यादा समय से नव्या के घर में बटलर थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने नव्या और अक्षय को साथ में बड़ा होते देखा है। अंकल ने कार की तरफ ध्यान से देखा। कार में ड्राइवर को सोता हुआ देखकर अंकल उस पर नाराज हो गए। उन्होंने अक्षय की तरफ देखा और परेशान होते हुए पूछा, पर आप यहाँ कब पहुंचे और आपने हमें कॉल करके बताया क्यों नहीं? अगर आप हमें एक बार बता देते तो आपको इस तरह बाहर खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ता। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं यही डिजर्व करता हूँ शायद। नाव्या को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए अगर एक रात उसके घर के बाहर खड़ा रहना पड़े भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ रात जागने से नव्या मुझे माफ कर देगी और मेरे साथ वापस घर चलने के लिए मान जाएगी तो मुझे ये सब करने में कोई परेशानी नहीं है। महेश अंकल को ये सब देखकर थोड़ी हैरानी हुई, पर फिर जब उन्होंने सोचा कि नव्या का भी अचानक अमेरिका वापस आ जाना और उसके रोने की वजह से उसकी आंख सूज जाना, ये सब देखना और फिर अब अक्षय का अचानक यहाँ आना, सारी कड़ियां जोड़ने पर उन्हें समझ आ गया कि कोई बात हो सकती है। अक्षय बाबा, आपको अंदर चलना चाहिए। अंदर चलकर वेट कर लीजिए, नव्या बेबी अभी तक उठी नहीं है। उन्होंने अक्षय को इशारा करके अंदर चलने के लिए कहा। अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू महेश अंकल। अक्षय को लग रहा था कि उसे यहाँ पर देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और शायद उसे घर में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। उसे नहीं लगा था कि ये चीजें इतनी अच्छी होंगी। ये सब देखकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। तो नव्या को देखने के लिए और उससे मिलने के लिए अक्षय किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अक्षय ने अपने ड्राइवर को इग्नोर करके उसे कार में ही सोते रहने दिया और खुद बटलर के पीछे पीछे अंदर चला गया। थोड़ी देर में बाहर कुछ लोग गार्डन में काम करते दिखाई दिए। कुछ पौधे छांट रहे थे तो कुछ लोग पौधों को पानी दे रहे थे। अक्षय घर के अंदर गया। महेश अंकल पीछे मुड़े और अक्षय की तरफ देखकर उससे पूछा, आपके लिए एक रूम अरेंज करवा दूं ताकि आप थोड़ी देर आराम कर लो। नव्या बेबी कल रात काफी लेट आई थी तो शायद वो लेट से सोकर उठेंगी। अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं लिविंग रूम में उनका वेट कर लूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। आपको भूख लगी होगी, आपके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनवा दूं? महेश अंकल ने अक्षय से पूछा। ऐसे अक्षय को भूख तो सच में लगी थी। फ्लाइट में तो अक्षय को खाने का ध्यान भी नहीं आया। उस समय ना ही उसे भूख थी और ना ही खाने का मन था। उस समय उसके दिमाग में बस वो वीडियो जिसमें नव्या रोते हुए दिखाई दी थी, बस वही चल रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि नव्या कितनी दुखी होगी, न जाने कितना रोई होगी। और अक्षय नव्या के घर पर भी काफी लेट पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद भी वो बिना आराम के पूरी रात बस खड़ा रहा, तो अक्षय को भूख लगना तो लाजमी था। अक्षय ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं नव्या का वेट करता हूँ। जब वो उठ जाएगी तो उसके साथ ही खा लूंगा। ठीक है सर, महेश अंकल ने कहा। बटलर होने के नाते महेश अंकल की बहुत सारी ड्यूटीज थी जो उन्हें संभालनी थी। अक्षय को आराम से बिठाकर वो वहां से चले गए। अगर अक्षय की जगह कोई और मेहमान होता तो वो उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाते, या फिर बिना रौनित कपूर को बताए उन्हें अंदर ही नहीं आने देते। पर ये खास ट्रीटमेंट बस अक्षय के लिए था। जैसे ही अक्षय बैठा, एक दूसरे डोमेस्टिक हेल्प ने जल्दी से अक्षय को एक गिलास पानी दे दिया। वैसे तो अभी काफी सुबह थी, पर फिर भी
सारे डोमेस्टिक हेल्पर घर के कामों में लगे थे। कुछ औरतें भी थी काम करने वाली, जो कोने से छुप छुप कर अक्षय को देख रही थी। कुछ डोमेस्टिक हेल्पर्स एशियाई थी और कुछ वेस्टर्न, पर वो लोग कहीं की भी हो, सबकी नजर अक्षय पर थी। अक्षय की पर्सनालिटी, उसका हैंडसम और चार्मिंग चेहरा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। हालांकि इन लोगों ने भी काफी हैंडसम आदमियों को देखा था, और वैसे भी इतने एलीट घरों में, खासकर कपूर फैमिली में बड़े बड़े लोग आते रहते थे, इसलिए इन लोगों ने भी कई बार हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियों को इस घर में देखा था। पर अक्षय जैसा हैंडसम लड़का हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता। एक कोने में कुछ घर का काम करने वाली औरतें एक साथ खड़ी थी। सब एक साथ एक ही कैबिनेट साफ कर रही थी। बार बार अक्षय की तरफ देख रही थी वो लोग, और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती। तभी अचानक से उनके पीछे किसी की परछाई दिखी, और उनमें से किसी एक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, तुम लोग यहाँ हंसी मजाक कर रही हो? हाँ। वो आवाज सुनते ही सब लोग डर गई। वो तो अच्छा था कि उन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए कोई भी चिल्लाया नहीं, पर सबने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया। लीसा, हमें इस तरह डराने की क्या जरूरत थी? उनमें से एक ने कहा, जो लीजा के थोड़ा सा करीब थी। उसने उससे कहा। लीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग छुप छुप कर किसे देख रहे हो? डोमेस्टिक हेल्पर ने अपना चेहरा सोफे की तरफ करते हुए कहा। कोई गेस्ट आया है जो थोड़ा स्पेशल लग रहा था। बटलर ने भी उसे बिना कपूर सर से पूछे ही सीधा अंदर बुला लिया। जिस तरह से वो दोनों बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। बटलर महेश हमेशा से ही काफी स्ट्रिक्ट थे और कभी भी अपने सबऑर्डिनेट से फ्रेंडली तरीके से बात नहीं करते। उनमें से एक डोमेस्टिक हेल्पर ने बहुत खुश होकर कहा, ये कितना हैंडसम है ना। मैंने आज तक इससे ज्यादा कोई हैंडसम एशियाई नहीं देखा। ये सच में बहुत ही हैंडसम है। तभी तुरंत दूसरी डोमेस्टिक हेल्पर ने भी कहा, हाँ सच में, मुझे लगता था कि एशियाई आदमी मेरे टाइप के नहीं होते, पर ये तो बिल्कुल अलग है। उनकी बात सुनकर लीजा भी हैरान रह गई, पर उसने कहा, बाप रे, ऐसा कौन आया है जो तुम लोग उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो? जैसे तुम्हारे रिएक्शंस हैं, क्या सच में वो उतना ही हैंडसम है? बड़े घर में काम करने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। उन्हें दिन भर खूबसूरत लड़कियां और हैंडसम आदमी दिखते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये लोग अक्षय की इस तरह से तारीफ कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा, अक्षय वाकई में बहुत हैंडसम है। उन डोमेस्टिक हेल्पर ने लीसा से कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो खुद जाकर देख लो, देखना तुम्हें भी वो बहुत हैंडसम लगेगा। नव्या की पर्सनल मेड होने की वजह से सभी डोमेस्टिक हेल्पर्स में लीसा का रैंक थोड़ा बड़ा था। लीजा को उन लोगों की तरह छुप छुप कर अक्षय को देखने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली सामने जा सकती थी। लीजा जैसे ही उसके सामने गई, अक्षय को देखकर वो हैरान हो गई और अपनी जगह पर खड़ी रही। अक्षय को लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने नजरें ऊपर कर ली और लीसा को देखा। तभी लीसा ने भी अक्षय की तरफ देखा। लीसा अक्षय को देखती रह गई, ऐसा लगा जैसे मानो कहीं वो खो गई हो। अक्षय ने उसकी तरफ देखा। इस तरह लोगों को उसे देखने की आदत थी। उसने लीसा से पूछा, क्या बात है? ये सुनते ही लीसा जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने खुद को संभाला। अपने नॉर्मल एटीट्यूड में वापस आकर लीसा मुस्कुराते हुए अक्षय के पास गई और बोली, आप कुछ लेंगे, पानी या फिर कुछ और? मैं आपके लिए लेकर आऊं? अक्षय दूसरी तरफ देखने लगा और कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लीसा ने कहा, ठीक है सर, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही लीसा वापस आई, सभी डोमेस्टिक हेल्पर्स ने उसे घेर लिया और बोलने लगी, लीसा वो हैंडसम है ना? है ना? कितना हैंडसम है ना? कितना हैंडसम है ना? बहुत हैंडसम है ना वो? लीसा ने हल्का सा खांसते हुए कहा। हाँ, काफी हैंडसम है वो। अच्छा चलो, अब सब अपना काम करो, बहुत हो गया टाइम पास। अगर बटलर महेश ने तुम लोगों को ऐसे टाइम पास करते देख लिया तो तुम सबकी पनिशमेंट तुम लोगों को पता है ना? अरे हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे थे, वैसे भी अभी तो काफी जल्दी है, हम धीरे धीरे काम शुरू करते हैं। ये यहाँ शायद नव्या मैम से मिलने आया है। तुम्हें क्या लगता है, उनका बॉयफ्रेंड है? बस नव्या के पापा और बटलर महेश को ही नव्या और अक्षय की एंगेजमेंट के बारे में पता था। घर के बाकी सभी लोग इस बात से अनजान थे। हो सकता है, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, और ऐसे अगर कुछ अच्छा कनेक्शन है इन दोनों में तो ये दोनों साथ में अच्छे भी दिखेंगे। इसकी कूल पर्सनालिटी इसे और हैंडसम बना रही है। तुमने ध्यान दिया, उसे देखकर ये थोड़ा बॉसी नहीं लगता? लीसा ने हाथ से इशारा करके उन लोगों को बीच में ही रोका और चुप रहने के लिए कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम सब चुप हो जाओ और ये सब बंद करो। अगर बटलर ने तुम लोगों को देख लिया तो तुम सबकी खैर नहीं। ऐसे जाओ, जल्दी जल्दी अपना काम करो। लीसा ने उन सबकी बातें बीच में ही रोक दी थी।
इतना कहकर लीसा स्पाइरल सीढ़ियों के पास चली गई। कमरे में नव्या का चेहरा तकिए पर था और एक तकिए को हक करके नव्या आराम से सो रही थी। नव्या पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बोर होकर वो रात भर फोन पर टाइम पास कर रही थी। क्योंकि नव्या ने पहले ही मन बना लिया था कि वो अब वापस इंडिया नहीं जाएगी, इसलिए जैसे ही वो फ्लाइट से उतरी उसने इंडिया का सिम निकाल दिया और अमेरिका का सिम यूज करने लगी। नव्या ने अपना व्हाट्सएप पे डिलीट कर दिया था। फिर नव्या को लगा कि शायद संजना को उसकी फिक्र हो रही होगी, इसलिए उसने संजना को मैसेज करने की सोची। वैसे भी जब वो इंडिया में थी तो संजना ने उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा था। तो फिर नव्या को लगा कि संजना उससे बार बार पूछेगी कि क्या हुआ था और वो अमेरिका क्यों चली गई और नव्या को परेशान करेगी। इसलिए फिर उसने कुछ देर सोचा और संजना को पर्सनल मैसेज किया कि वो अमेरिका वापस आ गई है और सब ठीक है। और उसने संजना को रिक्वेस्ट भी किया कि वो उसे ज्यादा मिस ना करे और ये भी ना पूछे कि क्या हुआ। उसने संजना को मैसेज करके ये भी कहा कि अक्षय को उसके बारे में कुछ भी ना बताए। नव्या ने उसके बाद उस अकाउंट से लॉग आउट कर दिया और ये सोचकर कि कुछ दिनों तक वो लॉग इन करेगी ही नहीं, ताकि उसे संजना के सवालों का जवाब ना देना पड़े। फिर उसे लगा कि वो बोर हो जाएगी, इसलिए गॉसिप करने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना लिया। क्योंकि वो नया अकाउंट था इसलिए उसमें उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। उसने इंस्टाग्राम पर अक्षय पर गुस्सा करते हुए कई सारे पोस्ट डाल दिए। पोस्ट डालने के बाद नव्या थोड़ी खुश हो गई और आराम से बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देखने लगी। अचानक से उसके मन में जो भी गुस्सा था वो थोड़ा कम हो गया था। उसे एक अजीब सी शांति मिल रही थी और फिर धीरे धीरे नव्या को नींद आने लगी और वो सो गई। दीवार पर लगी घड़ी में 2:30 बज गए थे। इस समय नव्या को अच्छे से नींद आ गई। फ्लाइट में सोने से पहले नव्या ने नींद की गोली ली थी। उसे नींद तो आ गई थी पर वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। फ्लाइट में 10 घंटे से ज्यादा सोने की वजह से घर आने के बाद नव्या की करीब 4 घंटे में ही खुल गई थी। अपने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनकर नव्या की नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बड़ी सी खिड़की पर सफेद रंग के पर्दे लगे थे जो हवा की वजह से हिल रहे थे। सुबह सुबह की सूरज की किरणें कमरे के अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से रूम में काफी रोशनी थी। नव्या को भूख लगी थी और भूख की वजह से उसके पेट में से आवाज आने लगी थी। उसने अंगड़ाई ली। जैसे उसको आदत हो गई थी उसने आवाज लगाई, अक्षय मुझे भूख लगी है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती वो खुद ही रुक गई। उसे फिर से वो सब याद आ गया और उसे फिर से दिल में दर्द होने लगा। फिर से उसका दिल भारी हो गया। नव्या ने अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। नव्या ने बहुत कोशिश की कि वो सारी यादें भुला दे। उसने सोचा कि उसे अब इस बारे में सोचना नहीं है। ये सभी बातें उसके दिमाग के किसी कोने में रह जाएं बस, जिसे वो कभी याद ना करे। वो अक्षय वो बहुत बुरा है। नव्या तुमने पहला ही सोच लिया है कि ना तुम अब उससे प्यार करोगी और ना ही उसे लाइक करोगी। जैसा तुमने सोचा है वही करो। नव्या तुरंत उठकर बैठ गई। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और खुद से ही सोचकर सिर हिलाने लगी। मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ जाकर खा लेती हूँ। फिर मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, फिर अपने दोस्तों से मिलूंगी और अच्छे से अपनी जिंदगी जीऊंगी। वैसे भी कौन अक्षय? आखिर कौन है अक्षय? हाँ, मुझे नहीं याद कि कोई अक्षय भी है। नव्या ने वही नाइट स्टैंड पर रखा लैंडलाइन उठाया और उसने घर में दूसरे एक्सटेंशन पर कॉल करके हेल्पर्स को उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा। लीसा नव्या के दरवाजे के बाहर ही इंतजार कर रही थी। अंदर से आवाज आने पर वो समझ गई कि नव्या उठ गई है और उसने दरवाजे पर खटखटाया। कम इन, नव्या ने कहा। दरवाजा खोलकर लीसा अंदर गई। उसने मुस्कुराते हुए नव्या को ग्रीट किया और कहा, मिस गुड मॉर्निंग। लीसा गुड मॉर्निंग। कल रात के मुकाबले नव्या का मूड अभी काफी अच्छा था और अभी वो थोड़ी एनर्जेटिक भी लग रही थी। नव्या को अच्छे मूड में देखकर लीसा भी खुश हो गई। नव्या को कपड़े बदलने थे इसलिए लीसा कपड़े चुनने में नव्या की हेल्प कर रही थी। और फिर उसने कहा, नीचे कोई यंग मास्टर बैठे हैं, वो शायद आपका इंतजार कर रहे हैं और वो काफी सुबह ही यहाँ पहुंच गए थे। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? नव्या कुछ देर के लिए रुक गई। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। अचानक नव्या को लगने लगा कि नीचे जो बैठा है वो अक्षय ही है। क्या वो अमेरिका आ गया और वो भी इतनी जल्दी? नव्या बस अक्षय को भूल जाना चाहती थी। उसने उसे इतना दुख पहुंचाया था कि अब वो उससे कभी मिलना नहीं चाहती थी। फिर ये सोचकर कि अक्षय इतनी जल्दी उसके पास कैसे पहुंच गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिस, लीसा नव्या को देखने लगी। नव्या बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। नव्या अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने कहा, वो कौन है? वो नाम क्या है उसका? लीसा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वो बतला महेश से मिले थे और उन्होंने डायरेक्टली उसे अंदर आने दिया।
कपूर सर को भी इस बारे में नहीं बताया। ऐसा लग रहा था जैसे बटलर उन्हें अच्छे से जानते हैं, शायद वो आपके अच्छे फ्रेंड हैं, है ना? लिसा की बात सुनकर नव्या समझ गई कि वो अक्षय ही है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट होता तो नव्या के पापा को बिना बताए उन्हें अंदर कैसे बुलाते, और कोई ऐसा जिसे महेश अंकल अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं है। नव्या को पूरा यकीन हो गया था कि वो अक्षय ही है। नव्या समझ गई थी कि अक्षय ही आया है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए नीचे भी नहीं गई। नव्या को तो अक्षय से मिलना ही नहीं था। अरे हाँ, नव्या ने तो कल ही अपने पापा से कह दिया था कि वो अक्षय से नहीं मिलना चाहती है और वो उसे घर के अंदर भी ना आने दे। फिर उन्होंने महेश अंकल को क्यों नहीं बताया? शायद इसलिए क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा कि अक्षय इतनी जल्दी वहां आ जाएगा। अपने कपड़े बदलने के बाद नव्या जल्दी से अपने रूम से निकली और अपने पापा से मिलने उनके कमरे में गई। लिसा भी नव्या के पीछे पीछे गई और उसने पूछा, मिस, अगर आप कहें तो मैं नीचे जाकर उनसे बोल दूं कि आप जल्दी ही उनसे मिलने वाली हैं। नव्या तुरंत पीछे मुड़ी और उसने उसे रोकते हुए कहा, नहीं। लिसा अचानक से उसकी तेज आवाज सुनकर हैरान हो गई। नव्या ने घबराकर कॉरिडोर की तरफ देखा कि कहीं उसकी आवाज लिविंग रूम में ना पहुंच जाए और अक्षय उसकी आवाज ना सुन ले। उसने लिसा से कहा, मुझे उससे नहीं मिलना है और तुम्हें भी उसे ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं रहो, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मिस, मैं समझ गई। लिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नव्या ऐसा क्यों कर रही है, तो फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे कुछ पूछे, इसलिए वो चुपचाप नव्या की बात मान गई और वहीं उसका इंतजार करने लगी। नव्या ने अपने पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। पापा! जैसे ही नव्या ने अपनी आवाज तेज की, उसे ध्यान आया कि अक्षय नीचे लिविंग रूम में बैठा है। उसने फिर धीमी आवाज में कहा, पापा! जल्दी उसके पापा ने आकर दरवाजा खोल दिया। नव्या ने उन्हें नींद से उठा दिया था, पर फिर भी उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब भी सोकर उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उठे हुए काफी टाइम हो गया और वो फ्रेश भी हो चुके हैं। नव्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई, थोड़ी देर और क्यों नहीं सो गई? हाँ, उन्होंने नव्या से पूछा। नव्या उनके कमरे के अंदर चली गई और फिर नाराज होते हुए बोली, पापा, आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, है ना? नव्या के पापा को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। उन्होंने हैरान होकर पूछा, क्या बात है बेटा, मैंने कौन सा प्रॉमिस पूरा नहीं किया? नव्या ने मुंह बनाते हुए नीचे लिविंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, अक्षय नीचे आ गया है पापा, वो नीचे लिविंग रूम में बैठा है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप उसे यहाँ नहीं आने देंगे। जल्दी से उसे वापस भेज दीजिए। अक्षय यहाँ आ गया है इतनी जल्दी? नव्या के पापा हैरान हो गए। कल उन्होंने बटलर को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि अक्षय कल ही आ जाएगा मार्ग। उन्हें नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा। नव्या के पापा ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्षय इतनी जल्दी हमारे कहाँ जाएगा। नव्या के पापा समझ गए कि अक्षय नव्या की बहुत केयर करता है और इससे उन्हें यह भी यकीन हो गया कि अक्षय और नव्या के बीच जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई। रौनित कपूर नव्या पर जान छिड़कते हैं और जो भी नव्या ने कहा था वो सब करने के लिए तैयार थे, पर उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि नव्या बस हमेशा खुश रहे। अगर अक्षय और नव्या के बीच की गलतफहमी दूर नहीं हुई तो नव्या कभी खुश नहीं रह पाएगी। पर उनके होठ भी सिले हुए थे, वो भी मजबूर थे। जिस इंसान ने उनकी बेटी को दुख दिया था, उस इंसान को सजा तो मिलनी चाहिए। नव्या नाराज होते हुए सोफे पर बैठ गई। उसने सोफे पर रखे तकिए को हक करा और कहा, डैडी, आप जल्दी से उसे यहाँ से जाने के लिए बोलिए, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी उसे यहाँ से भगा देता हूँ। अच्छा तुम बताओ कैसे भगाऊं उसे? वो बस कैसे भी नव्या को खुश करना चाहते थे। नव्या बहुत ज्यादा परेशान थी। वो किसी भी तरह अक्षय पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, पर उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह वो अपना गुस्सा निकाले। नव्या के पापा आकर उसके बगल में बैठ गए। उसका हाथ पकड़कर बोले, क्यों ना एक काम करते हैं, मैं हेल्पर्स को बोल देता हूँ कि वो उसे झाड़ू से मारकर बाहर निकाल दे, ठीक है? हाँ ठीक है, नव्या ने उनकी बात मानते हुए सिर हिलाते हुए कहा। तभी बटलर महेश को ऊपर बुलाया गया। जब वो ऊपर से नव्या के पापा से मिलकर वापस नीचे आए तो उन्होंने सारे डोमेस्टिक हेल्पर्स को इकट्ठा किया और थोड़ी ही देर में सभी डोमेस्टिक हेल्पर्स के हाथ में या तो झाड़ू या फिर कोई और सामान दे दिया और सब एक साथ एक लाइन में अक्षय के सामने खड़े थे। उन्हें इस तरह से अपने सामने खड़ा देखकर अक्षय थोड़ा हैरान हो गया। बटलर महेश भी बड़ी मजबूरी के साथ अक्षय की तरफ देख रहे थे, पर फिर उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, सर ने कहा है कि कपूर फैमिली आपसे मिलना नहीं चाहती, तो प्लीज आप जाइए यहाँ से। उनके पीछे खड़े सभी डोमेस्टिक हेल्पर्स ने एक साथ कहा, प्लीज लीव। इस तरह अगर किसी को भी घर से निकाला जाए तो उसे बहुत बेइज्जती महसूस होगी, और खासकर अक्षय जैसे इंसान को जिसका खुद का सोशल स्टेटस बहुत बड़ा हो। इससे पहले आज तक कभी किसी ने अक्षय को इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। तो अक्षय बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही उम्मीद थी ये सब होगा। अक्षय अच्छे से जानता था कि रौनित कपूर अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं, और खासकर उसकी मम्मी के गुजरने के बाद तो वो नव्या की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
उसने नजरें ऊपर की और सीढ़ियों की तरफ देखा और कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर कम से कम अब अक्षय को ये तो पता था कि नव्या उठ गई है और वो जानती है कि अक्षय वहां आया हुआ है। अक्षय जाने लगा पर अभी तो कदम चला ही था कि तभी पीछे मुड़कर उसने बटलर से कहा, महेश अंकल, नव्या से बोल देना कि मैं एंट्रेंस पर उसका वेट करूंगा और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो जाती। बटलर महेश ने अक्षय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप अक्षय की तरफ देखते रहे। उन्होंने हाथ से इशारा करके अक्षय को बाहर जाने के लिए कहा। सीढ़ियों से उतरकर अक्षय दरवाजे तक पहुंचा। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी अचानक किसी ने ऊपर से एक बकेट ठंडा पानी अक्षय के ऊपर डाल दिया और वो पूरी तरह से भीग गया। उसके बाल उसके माथे पर चिपक गए थे। ऐसी हालत में कोई भी होता तो उसे उसको देखकर दया आ जाती, पर अक्षय ने अपने बालों में उंगलियां फेरी। उसके बाल पूरे गीले हो गए थे। उसके काले गीले बाल उसके माथे पर गिर रहे थे और उसके बाद भी अक्षय खुद ज्यादा ही चार्मिंग लग रहा था। सारी काम करने वाली लड़कियां और औरतें जो कि अक्षय को देख रही थी, उनकी नजरें अक्षय के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उनकी नजरें अक्षय के चेहरे से हटकर उनके शरीर पर गई। अक्षय ने काले रंग की शर्ट पहनी थी जो भीगने की वजह से उसके शरीर से चिपक गई थी। अक्षय की परफेक्ट चेस्ट और उसकी 8 पैक एब्स पता चल रहे थे। ऐसी परफेक्ट बॉडी देखकर कोई भी लड़की अक्षय के लिए पागल हो जाती। वहां खड़ी फीमेल हेल्पर्स बस एक टक अक्षय को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अक्षय पर कूद ही जाएंगी। अक्षय ने अपने बालों से पानी झटकाया और आगे चलने लगा। फीमेल हेल्पर्स का ध्यान बस अक्षय पर ही था। उनसे रहा नहीं गया और वो अक्षय को जाते हुए देखती रही। सब अक्षय की दीवानी हो गई थी। बटलर महेश ने उन हेल्पर्स को घूर कर देखा और फिर जानबूझकर खांसते हुए बोला, उन्हें जाने दो, तुम लोगों को उन्हें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आखिरकार उन लोगों ने अक्षय पर से नजरें हटा ही ली और निराश होकर नीचे देखने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग बटलर महेश की बात टालें, क्योंकि वो सब उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। अच्छा, अब सब लोग अपने अपने काम पर वापस जाओ। बटलर का ऑर्डर आते ही सभी हेल्पर्स अपने अपने काम पर वापस चले गए। उनमें से कुछ हेल्पर्स जाते जाते अभी भी पीछे मुड़कर अक्षय की तरफ देख रही थी। उस समय सभी उन लोगों से जल रही थी जो गार्डन में काम कर रहे थे, क्योंकि वो सभी अक्षय को देख सकते थे और उसकी बॉडी को एडमायर कर सकते थे, क्योंकि अक्षय एंट्रेंस के पास ही खड़ा रहने वाला था। बाहर का टेम्परेचर काफी कम था। बाहर खड़े रहने में ठंड बहुत लग रही थी और खासकर अक्षय को तो बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से गीला भी हो गया था और उसने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी। फीमेल हेल्पर्स छुप छुप कर अक्षय की तरफ देख रही थी और उन्हें अक्षय के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उस पर बहुत दया भी आ रही थी। और उधर नव्या के बेडरूम में, नव्या का बेडरूम 2nd फ्लोर पर था। नव्या अपने कमरे में ही थी, पर पता नहीं क्यों से बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार बाहर देखने का मन कर रहा था और वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अक्षय के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो पानी तो ठंडा था ही। बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी क्या? अक्षय के पास तो कार भी थी। अगर वो कार में चला गया होगा तो ठंड से बचने के लिए हीटर यूज कर सकता है और उसे बाहर भी नहीं खड़े रहना पड़ेगा। और अगर वो इतना बेवकूफ है कि वो कार के अंदर नहीं जाएगा, तो फिर इसमें नव्या क्या कर सकती है? और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। नव्या बस किसी भी तरह से खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी और अपने दिल को कठोर करने की कोशिश कर रही थी। और अगर वैसे भी वो ठंड में थोड़ी देर खड़ा भी रहा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उसे सर्दी हो जाएगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं ना। वो मरेगा तो नहीं ना? वैसे भी अक्षय इतना टफ है कि उसके लिए सर्दी होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? तब तक दरवाजे पर आवाज आती है। कोई नॉक करता है। तभी किसी ने नव्या के कमरे का दरवाजा खोला। कम इन, नव्या ने कहा। लीसा ने दरवाजा खोला और अंदर आई। उसके हाथ में नव्या के लिए ब्रेकफास्ट था, जो उसने कॉल करके बताया था बनाने के लिए। मिस, आपका ब्रेकफास्ट, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा। ओके, यहाँ रख दो। लीसा ने नव्या का ब्रेकफास्ट एक एक करके सामने रखे कॉफी टेबल पर रख दिया। लीसा ने ध्यान दिया कि नव्या बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। लीसा इतने सालों से नव्या के साथ थी, तो वो कैसे नहीं समझ पाती कि नव्या के मन में क्या चल रहा है। लीसा ने नव्या से कहा, मिस, वो यंग मास्टर शायद पागल हो गए हैं। वो सच में गेट के पास खड़े हैं, अपने कार में भी वापस नहीं जा रहे हैं। तो जानते हैं कि अगर वो ऐसे ही ठंड के मौसम में बाहर खड़े रहेंगे तो उन्हें सर्दी हो जाएगी। ऊपर से वो सिर से लेकर पैर तक भीगे हुए हैं। नव्या अपना सिर नीचे करके चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खाने में लगी थी, जैसे उसने लीसा की कोई बात सुनी ही ना हो। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे नव्या से आगे और कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा। नव्या वैसे तो बहुत ही दयालु और नरम दिल की थी। जब भी नव्या देखती थी कि कोई भी हेल्पर बीमार पड़ गया तो वो खुद उनका ध्यान रखती थी और जबरदस्ती उन्हें काम से छुट्टी भी दे देती थी। लीसा सोचने लगी कि आखिर इस यंग मास्टर ने क्या किया है जिसकी वजह से नव्या इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई है।
जब से लीसा कपूर फैमिली में हेल्पर बन के आई है, उसने नव्या को कभी भी इस तरह से नहीं देखा। लीसा पहली बार नव्या का ये रूप देख रही थी। नव्या धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी। शायद उसे ज्यादा भूख नहीं थी। लीसा ने परेशान होकर पूछा, मिस, आपको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया क्या? किचन में आपके खाने के लिए कुछ और बनाने के लिए बोल दूं? नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मुझे बस सिर्फ अपना पेट भरना है। वैसे भी थोड़ी देर में मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगी। इतना कहकर नव्या फिर से बाहर देखने लगी। नव्या खुद को रोक नहीं पाई। लीसा ने कुछ देर सोचा और फिर जानबूझकर थोड़ा कैजुअली कहा, मिस, मैंने वेदर फोरकास्ट में सुना है कि आज टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो जाएगा, इसलिए अगर आप बाहर जाने वाले हो तो अपने लिए जैकेट जरूर लेकर जाइएगा। जैसे उसने ये कहा, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया हो, और उसने फिर कहा, और हाँ मैम, मैंने वेदर फोरकास्ट में ये भी सुना है कि शायद आज बारिश हो सकती है। क्या पता जल्दी बारिश शुरू हो जाए। मिस, अगर अभी आप बाहर आसमान में देखें तो अभी भी थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है। मुझे तो लग रहा है कि शायद जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी। लीसा की बात सुनकर नव्या अपना सिर नीचे करके कुछ सोचने लगी। नव्या ने जबरदस्ती थोड़ा और खाने की कोशिश की। उसने वेट टॉवल से अपने हाथ पोंछे और तुरंत खड़ी हुई और बालकनी की तरफ जाने लगी। रुको, उसने तुरंत खुद को रोका। नव्या, इतनी जल्दी अक्षय पर दया नहीं दिखानी है। उसने गहरी सांस ली और उसने दिमाग खाली करने की कोशिश की और खुद को समझाया कि बार बार ये ना सोचे कि अक्षय बाहर खड़ा है और वो क्या कर रहा है। अब अक्षय के साथ कुछ भी हो, ये नव्या का प्रॉब्लम नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षय क्या कर रहा है। नव्या वहां से तुरंत चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद नव्या कपड़े बदलकर एक बैग लेकर निकली। बैग को कंधे पर रखकर उसने लीसा से कहा, पीछे के दरवाजे पर मेरे लिए एक कार अरेंज करवा दो। नव्या से अब वहां और नहीं रुका जा रहा था। वैसे तो उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया था कि वो अक्षय को बालकनी से ना देखे, पर फिर भी उसके दिमाग में वही ख्याल आ रहे थे। और अगर वो वहां रहती तो शायद वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाती। वैसे भी घर पर रहना बहुत कंफर्टेबल था। नव्या के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, इसलिए उसका दिमाग भी किसी काम में बिजी नहीं था और अक्षय भी घर के बाहर ही था। अगर नव्या अक्षय को भुलाने की कोशिश भी करती तब भी किसी न किसी तरह अक्षय का ख्याल उसके दिमाग में आ ही जाता। तो यही बात हो गई कि जो आंखों को दिखेगा नहीं तो दिल उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। अगर नव्या बाहर गई तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि अक्षय वहां बारिश में भीग रहा है या फिर नहीं, या फिर उसे ठंड लगी है या फिर नहीं। और इस तरह वो बार बार अक्षय के बारे में नहीं सोचेगी और ना ही उसे फर्क पड़ेगा। लीसा ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए कार अरेंज कराती हूँ। इतना कहकर लीसा वहां से चली गई। अपने बैग में सामान चेक करने के बाद उसने बैग उठाया और वो भी चली गई। नव्या कॉरिडोर से होकर सीढ़ियों से नीचे गई और फिर घर के पीछे के दरवाजे की तरफ चली गई। कपूर घर के डोमेस्टिक हेल्पर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए वो अपने काम में बहुत एफिशिएंट थे। जैसे ही नव्या घर के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि पहले से ही उसके लिए वहां पर कार खड़ी है। अचानक से बहुत ठंडी हवा चलने लगी। नव्या को ठंड लगने लगी और कार में घुसने से पहले नव्या रुक गई। लीसा ने नव्या को उसका सर ढकने में उसकी हेल्प की। लीसा ने देखा कि नव्या चुपचाप खड़ी है। उसे समझ नहीं आया कि अचानक नव्या को क्या हो गया और उसने नव्या से कहा, मिस। लीसा की आवाज लगाते ही नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और कार में बैठ गई। जैसे ही लीसा कार का दरवाजा बंद करने जा रही थी कि तभी नव्या ने अचानक लीसा को आवाज दी, लीसा। लीसा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नव्या से पूछा, मिस, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? नव्या ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, चाव और जैकेट से साफ और सूखे कपड़े दे दो चेंज करने के लिए। वैसे भी जो भी यहाँ आता है वो हमारा गेस्ट होता है। नव्या ने आखिरी में जो बात कही उसकी जरूरत नहीं थी। अगर नव्या ने सच में उसे गेस्ट की तरह ट्रीट किया होता तो वो पहले ही इतनी बेइज्जती करके उसे इस तरह घर से नहीं निकालती। लीसा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, समझ गई मैं। ठीक है। लीसा को इंस्ट्रक्शन देने के बाद नव्या को थोड़ा ठीक लगने लगा और अब अक्षय के बाहर ठंड में खड़े रहने की चिंता कम हो गई थी। नव्या ने अपने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। उधर विला के एंट्रेंस के सामने लीसा जल्दी से गार्डन से होकर गई। उसके हाथ में कुछ आदमियों के कपड़े थे और उन्हें लेकर वो अक्षय की तरफ गई। उसने अक्षय के पास जाकर कहा, यंग मास्टर, आपके कपड़े गीले हैं, प्लीज आप अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। अक्षय ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसने धीरे से कहा, भाई इसकी जरूरत नहीं है। अक्षय की बात सुनकर लीसा हैरान हो गई। उसने फिर से अपनी बात कही, पर इस बार दूसरे तरीके से। तो नव्या मैम ने मुझे आपके लिए कपड़े लेकर यहाँ भेजा है। लीसा के ऐसे कहने पर भी अक्षय ने कुछ नहीं कहा और कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी चुपचाप खड़ा रहा। लीसा को लगा शायद अक्षय को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और अब लीसा को चिंता होने लगी। लीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उसने अक्षय से कहा, प्लीज अब मिस का इंतजार मत करिए, मिस अभी अभी पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई हैं, इसलिए आप प्लीज ये सूखे हुए कपड़े पहन लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी और आप सच में बीमार पड़ जाएंगे। सो नव्या कहीं बाहर गई है? ये सुनकर अक्षय ने लीसा की तरफ देखा और उससे पूछा, वो बाहर चली गई। लीसा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। लीसा को लगा कि अक्षय अब उससे कपड़े ले लेगा, इसलिए उसने कपड़े देने के लिए अक्षय की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अक्षय ने फिर भी कपड़े नहीं लिए और वो पीछे मुड़कर कार का दरवाजा खोलने लगा और फिर उसमें बैठ गया। लीसा अपना सिर नीचे करके अपनी जगह पर ही खड़ी रही, अपने हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ देखती रही। लीसा समझ गई थी कि यंग मास्टर नव्या की बहुत केयर करता है, पर उसे ये समझ नहीं आया कि उसके ये बताने के बाद भी कि कपड़े नव्या ने उसके लिए भिजवाए हैं, उसने ये कपड़े क्यों नहीं लिए। लीसा अभी भी यही सोच रही थी कि तभी उसके सामने से अक्षय की कार वहां से चली गई। कार में ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से देखा कि अक्षय कुछ परेशान है और उन्हें ठंड भी लग रही है, इसलिए उसने परेशान होकर कहा कि सर क्या मैं आपको अपना जैकेट निकाल कर पहना दूं? अक्षय ने ड्राइवर से कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। अक्षय ने अपने पीछे से काले केस में से पतला सा लैपटॉप निकाला। अपने पैर फोल्ड करके अक्षय ने लैपटॉप अपने घुटनों पर रखा और अपनी लंबी लंबी उंगलियों से कीबोर्ड पर कुछ करने लगा। बहुत ही जल्द अक्षय ने उस डिस्ट्रिक्ट के सर्विलांस सिस्टम का एक्सेस निकाल लिया। उस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर अमीर लोग ही रहते थे और जो भी लोग वहां रहते थे वो अमेरिका के सबसे पावरफुल लोग थे, इसलिए वहां सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी और लगभग हर कोने में कैमरास थे। वैसे तो ऐसी जगह के सिक्योर सर्विलांस सिस्टम का एक्सेस निकालने में अक्षय को टाइम लगता है, पर आज अक्षय ने कुछ ही मिनटों में सर्विलांस सिस्टम एक्सेस कर लिया था, क्योंकि शायद आज वो बहुत ज्यादा परेशान था। हालांकि अक्षय को उस जगह के बारे में पता नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि जिस पीछे वाले गेट के बारे में डोमेस्टिक हेल्पर ने बताया था वो कहाँ पर है, तो फिर भी वो जल्दी ही पता लगा लेगा। अक्षय ने थोड़ी देर में अमेरिका के सैटेलाइट का एक्सेस ले लिया और उससे उसे डिस्ट्रिक्ट की सैटेलाइट इमेजरी मिल गई। उसमें दिख रहे रोड से अक्षय ने रियर गेट जहां से नव्या निकल कर गई थी उसका पता लगा लिया। सर्विलांस सिस्टम से अक्षय ने सर्विलांस वीडियो भी निकाल ली थी। वीडियो को आगे करके देखने के बाद वीडियो में एक जगह अक्षय ने देखा कि नव्या एक कार में बैठ रही है। अभी जैसे ही अक्षय की कार चौराहे पर पहुंची, उसने भारी आवाज में ड्राइवर से कहा, यहाँ से राइट लो। ड्राइवर ने तुरंत जैसा अक्षय ने कहा वैसा किया। टाइम से ही स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और कार को राइट वाली रोड की तरफ मोड़ दिया। अक्षय की काली गहरी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर देख रही थी और उसी मैप पर टिकी हुई थी। वो ध्यान से मैप पर दिख रहे रोड देख रहा था और नव्या की लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नव्या कहाँ गई होगी। भले ही नव्या कहीं भी गई हो, पर उसे फिर वो अक्षय से छुपकर भाग नहीं सकती थी, क्योंकि अमेरिका में रहने की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर हर जगह सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं। अक्षय के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और जो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, बेवकूफ लड़की, मेरी नजरों से बचकर भागने की सोचना भी मत। नव्या की कार रोड पर चलती जा रही थी। नव्या बहुत बोर हो रही थी। वो खिड़की से बाहर रोड पर अपनी नजरें दौड़ाने लगी, सोच रही थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसने सामने एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल देखा, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बालून्स लगे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये मॉल नया नया ही खुला है। नव्या को ध्यान आया कि शॉपिंग मॉल सच में नया खुला है, क्योंकि जब वो इंडिया गई थी तब तक ये पूरा बना नहीं था और उस समय भी काम चालू था। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये इन्हीं दिनों में खुला है ना? उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ज्यादातर पैसे वाले लोग ही रहते थे, वहां बिजनेस खोलने का मतलब है कि वो शॉपिंग मॉल जरूर बड़े ग्रेड का होगा, अच्छे अच्छे ब्रांड्स होंगे ताकि बड़े बड़े कस्टमर्स वहां पाए। उस मॉल की दीवार पर लगी एडवर्टीजमेंट बोर्ड को देखकर नव्या का इंटरेस्ट और बढ़ गया। उसने ड्राइवर को मॉल में चलने के लिए कहा। वैसे भी जब लड़कियां दुखी होती हैं तो शॉपिंग सबसे अच्छा तरीका होता है उनके मूड को सही करने का, पर पहले नव्या को ये बात समझ नहीं आती थी। जब भी उसकी फ्रेंड्स उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाती थी तो नव्या को बहुत हैरानी होती थी ये देखकर कि शॉपिंग करके उनकी दोस्त कितनी खुश है और उन्हें कितनी खुशी मिलती है, और शॉपिंग के नाम पर ये सब पागल हो जाती हैं।